हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के इस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सेट फोर्थ को सॉल्व करेंगे, जिसमें है टोटल 25 क्वेश्चन। आप लोग रिसेंटली देख रहे होंगे कि हम लोग कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड नेचर के। मैं आप लोगों को बार बार ये चीजें बता रहा हूँ। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले या आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि आप सभी लोग नोट करते रहिएगा कि जो आज का सेट है या जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, जानेंगे, उसमें आप कितना करेक्ट कर पा रहे हो। अगर 18 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तब आप अच्छे स्थिति में हैं। अदरवाइज आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में, और खासकर उन क्वेश्चन में जो कि बिल्कुल बेसिक है। और टफ पे तो जाना ही नहीं, पहले बेसिक आपको अपने अच्छे रखने हैं, इसके बाद ही आप आगे की चीजों को और अच्छे से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में हैं उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा और मिल जाता है हर वीडियो के बाद, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं, आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन लेकर आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। चलिए आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है और इस सेट का पहला क्वेश्चन है। आप सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 76, मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इनमें से आप हिंदी में दे सकते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। आप ऑप्शन देख पाएंगे, लखनऊ, लाहौर, ढाका या हैदराबाद। व्हाट विल बी द राइट आंसर। अच्छी चीज ये है कि ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने पिछले सेट में किया था, तो जो स्टूडेंट वीडियो को इन तक देखते होंगे उनके लिए ये आसान होगा इस आंसर को बताना। इसका राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से गेस करिए। मैं आप लोगों को फैक्ट बता दूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1906 1906 में हुई थी। और ये फर्स्ट, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी भी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात आती है स्थान की, तो वो भी मैंने बताया था, वो ढाका में, बांग्लादेश ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर। क्रिप्स मिशन कब भारत आया। ऑप्शन आप देख पाएंगे 1941, 42, 43 या 44। अब आप एक चीज ये भी देखिएगा, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, जितने भी दो तीन मिशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक साइमन कमीशन हो गया, एक क्रिप्स हो गया, फिर एक कैबिनेट हो गया। तो कैबिनेट आप सभी लोग पता है 1946 है, और जो साइमन कमीशन है 1927 है, और क्रिप्स मिशन जो है ये है आपका 1942। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जा रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में बहुत टफ करता है, मैच द कॉलम कर देता है, यहाँ पे 4 मिशन और यहाँ पे डेट्स, तो आप उसको भी मिला सके, मैच करा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, व्हेन डिड बारदोली सत्याग्रह टेक प्लेस। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। और यही वो सत्याग्रह है जिसमें कि जो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि यहाँ की महिलाओं ने किया, महिलाओं ने दी थी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो उसमें लिखेगा कि कारखाने के मजदूरों से संबंधित है, किसानों से है, छात्रों से है। तो ये किसानों से संबंधित है, ये एक तरीके से किसान आंदोलन है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, अब बात आती है इसके डेट की, तो एग्जैक्ट डेट क्या होगी, अगर आप जानते हो तो जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे आप सभी लोग स्क्रीन पे, 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कहां से हुआ था। तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग स्कूल टाइम में ही पढ़े होंगे इसको। लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से या कानपुर से। हालांकि ये जितनी भी जगह हैं यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, वहां के लोगों को या वहां के राजाओं ने रिप्रेजेंट किया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि कहां से स्टार्ट हुआ, आरंभ कहां से, प्रारंभ कहां से हुआ, तो वो हुआ था मेरठ से। और आप मंगल पांडे का नाम नहीं भूलेंगे, और वो मूवी भी देखे होंगे तो आप इजिली इसको बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 का
राइट आंसर इस तरीके से हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 80 है, हु इज रिमेंबर्ड फॉर द एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्न में से कौन याद किया जाता है। ये जो है ये वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इनके नाम आप देख सकते हैं। अब आपको बता दें, मैंने आपको पिछले सेट में बताया था पार्टीशन ऑफ बंगाल से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अलग है। ये बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये मैं आप लोगों को बताया हूँ 1905 1905 में हुआ था। उस समय जो वायसराय ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड कर्जन था। लेकिन जब इस जो पार्टीशन अभी तक हुआ था बंगाल का, आप ऐसे समझ लीजिए बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, अब उस पार्टीशन को अमान्य कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और वो किसके टेन्योर में किया जाता है, और इसीलिए क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा है, हु इज रिमेंबर्ड फॉर, कौन इसके लिए याद किया जाता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। अगर आप आंसर दे जल्दी से, आप सभी लोग कमेंट में बताएं भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। इन्हीं को याद किया जाता है इसको जोड़ने के लिए। और ये कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था, 1911 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 आप सभी लोग देखेंगे। ये आप सभी लोग, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर जो है वो इजीली दे पाएंगे। द अगर नहीं दे पाएंगे तो गेस करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आईएनसी एट द टाइम ऑफ सूरत स्प्लिट 1907। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष थे। सूरत अधिवेशन में आपको बताया था कि उसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस। उसमें गरम दल के नेता, नरम दल के नेता थे। तो उस समय जो सेशन हुआ था सूरत में 1907 में, उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपको बताना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसी न किसी इवेंट से जरूर रिलेट या कोरिलेट होते हैं। आगे वैसे और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रास बिहारी घोष। उन्हीं की अध्यक्षता में सूरत स्प्लिट जैसी घटना हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि लखनऊ अधिवेशन में ये लोग एक साथ हो गए, जो कि उनका जो मॉडरेट्स और रेडिकल्स जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो एक हो गए। मैंने आपको ये भी बताया था कि सूरत में अलग होते हैं, लखनऊ में आकर मिल जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 82 आप सभी लोग आंसर करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आप लोगों को पिछले पहले सेट में आई थिंक इसको बहुत ही अच्छे से बताया था। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कानपुर 1925 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस क्वेश्चन से दो तीन चीजें हमें पता चलेंगी कि जो 1925 का कांग्रेस सेशन था वो कानपुर में हुआ था। साथ ही साथ उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो भी अध्यक्ष होंगे, मैं हिंट दे रहा हूं, आप सभी लोग आंसर करें, उनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या पंडित मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू। व्हाट विल बी द राइट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू जी। और 1925 में 1925 में ये प्रेसिडेंट बनकर इनके साथ एक ये फैक्ट जुड़ जाता है कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं। और यहाँ पे इंडियन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले 1917 में 1917 में एनी बेसेंट जे भी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, लेकिन वो एक ब्रिटिश आयरिश महिला थी। तो इसलिए जब इंडियन की बात की जाएगी तो सरोजनी नायडू जी का नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, हु इज द राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी। जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, या आप लेजेंड्स कह लीजिए हमारे इंडियन हिस्ट्री में, उनकी बुक्स से रिलेटेड, या आप कह लीजिए उस बुक में रैंकिंग करेंगे तो आपको टॉप 5 में ये बुक आती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप ऑप्शन देख सकते हैं, और ये काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, जे.एल. नेहरू जी की ये पुस्तक है। और इससे रिलेटेड कभी कभी एग्जाम में कई बुक्स के नाम दे देता है, और फिर मैच द कॉलम भी आ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में अब थोड़े से पैटर्न बदल रहे हैं या क्वेश्चन के नेचर बदल रहे हैं, तो उससे भी हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। और ये अगर बात की जाए कि ये बुक जो थी ये पब्लिश कब हुई थी, वो 1946 में ये बुक पब्लिश हुई थी। हालांकि 1944 में 1944 में ही ये बुक लिखी जा चुकी थी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा।
और जवाहरलाल नेहरू जी की एक और पुस्तक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्लिम्पसेस ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के इतिहास की एक झलक आप कह सकते हैं। ये भी बुक जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है और ये दोनों बुक काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 आप सभी लोगों के स्क्रीन पे है, सभी लोग आंसर करेंगे। हु एस्टैब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज होगा। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? काफी सिंपल है, आप सभी लोग इजीली बता भी पाएंगे, सर सैयद खां या मिर्जा गुलाब अहमद नवाब, अब्दुल लतीफ या अब्दुल अली जिन्ना। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। और अगर डेट की बात की जाए तो इस कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। और यही कॉलेज पहले आप बिलीव नहीं करेंगे, ये कॉलेज जो था ये पहले प्राइमरी स्कूल के तौर पर ये स्टैब्लिश हुआ, धीरे धीरे फिर कॉलेज में हुआ, कॉलेज के बाद ये एएमयू जो आज प्रेजेंट टाइम में आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जानते हैं, वो यही वो कॉलेज है जो बाद में एक यूनिवर्सिटी का रूप लेता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85 आप सभी लोग देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द कंपेयर्ड टू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की जाती है, किससे तुलना की जाती है? और ये इनके नेचर से रिलेटेड है। वो क्या नेचर था वल्लभ भाई पटेल जी का, या इनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंडियन हिस्ट्री में, उससे अगर आप थोड़ा सा जानते होंगे तो इजिली कर पाएंगे। आप ऑप्शन देख सकते हैं, नेपोलियन, लेनिन, बिस्मार्क या एडोल्फ हिटलर। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 85? तो आप सभी लोगों को बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में वो ये है कि इन्होंने यूनाइट इंडिया, जो आज हम लोग एक यूनाइट इंडिया की बात या मैप आप बनाएंगे, पूरा इंडिया का मैप जो बनाएंगे, इसको यूनाइट करने का जो काम है वो इन्होंने, मतलब थोड़ा सा ये काफी गंदा मैप बन गया है, बट ये जगह ना होने की वजह से इसमें मैप नहीं बन पा रहा है। वो काम इंडिया के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। उसी तरीके से बिस्मार्क, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मन का एक चांसलर था, वहां का शासक था, जिसने जर्मनी को यूनाइट करने का काम किया था। इसलिए इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप आयरन मैन जानते हैं, इन लौह पुरुष इनको कहा जाता है, सरदार की उपाधि दी गई है ये भी। और सबसे पहले सरदार हालांकि महात्मा गांधी ने भी कहा था, लेकिन इनका उपनाम जो था वो बारदोली सत्याग्रह में वहां की फीमेल्स ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 85 से। अब क्वेश्चन नंबर 86 आप सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन 1856? विधवा पुनर्विवाह 1856 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पास हुआ? यहाँ पे पास क्यों लिखा है ये जानना हमें जरूरी है, क्योंकि आप ऑप्शन देख सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, हेस्टिंग या विलियम बेंटिक। तो आप सभी लोग पता है विलियम बेंटिक का टेन्योर दूसरा था, क्योंकि 1829 में सती प्रथा का अंत करने का जो श्रेय है, जो सती प्रथा थी, उसमें क्रेडिट जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अब ये टाइम क्या है, 1856 का है। 1856 के समय, और यहाँ पे लिखा है कि इनके कार्यकाल में ये जो एक्ट था वो पास्ड हुआ कि जो विधवा महिलाएं हैं उनका दोबारा विवाह भी हो सकता है। ये मेनली इस एक्ट का मतलब अप्लाई करने का काम था। तो ये आपको बता दें, ये जो एक्ट था ये ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया वो डलहौजी के टाइम पीरियड में बनाया गया था, लेकिन पास्ड हुआ था लॉर्ड कैनिंग के। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता कि कब ड्राफ्टेड बाय या ड्राफ्टेड इन विच ईयर, तो अगर ड्राफ्टेड की बात करता कि उसको किस तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको प्रस्तावित किया गया, उसको बनाया गया, तो वो डलहौजी होता, लेकिन जब पास्ट की बात आएगी तो लॉर्ड कैनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 87 आप सभी लोग देखेंगे, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, अब इसको भी आप लोग इजिली कर पाएंगे कि 1857 के समय जो था वो इनमें से कौन ऐसी शख्सियत हैं जो नहीं रहे हैं उससे जुड़े। जैसे यहाँ पे कुंवर सिंह, अशफाक उल्ला खां, मौलवी
अहमदुल्ला या रानी लक्ष्मीबाई। तो आप सभी लोग पता है कि रानी लक्ष्मीबाई तो इसमें होंगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 1857 के विद्रोह में थी। अशफाक उल्लाह खां, मौलवी अहमदुल्ला। राइट आंसर इसका क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खान जो थे, ये आप सभी लोगों को पता है कि ये फ्रीडम फाइटर थे, और ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसमें इनका नाम आता है, और ये आप भगत सिंह के समकालीन थे। तो इस तरीके से ये 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को अलग लग सकता है क्वेश्चन। बाबा रामचंद्र द पीजेंट लीडर ऑफ अवध रीजन वाज बिलोंग्ड टू। अवध क्षेत्र के किसान नेता बाबा रामचंद्र निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? हालांकि ये फिजी फिजी एक कंट्री है, फिजियन थे, इनको नेशनलिटी इनकी फिजियन थी, लेकिन इन्होंने अवध में किसानों के लिए ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने आंदोलन किया या उसके लिए बगावत की। और ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये कहाँ के निवासी थे, तो अवध में किया। तो ऑप्शन में देखिए सबसे पहले अवध दे दिया है, फिर पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का थोड़ा सा, जिसमें किसान आंदोलन जो पीजेंट या फार्मर जो मूवमेंट्स हैं उसमें ये जो पढ़ने पे आता है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 89 आप सभी लोग देखेंगे, हु वॉज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? आप ऑप्शन देख पाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 89? तो इसका राइट आंसर इजी है, रामकृष्ण परमहंस। इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ? अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड ऊपर एक क्वेश्चन किया था, लॉर्ड हार्डिंग को क्रेडिट जाता है इसका। अब आप इसका आंसर बताएं, उसमें मैंने आपको डेट भी मेंशन की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। 1914, 1970, 1919 या 1911। व्हाट विल बी द राइट आंसर? और मैंने आपको बताया भी था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1911 ईस्वी में इसको हटा लिया गया। जो पार्टीशन था फिर एक हो गया, मतलब बंगाल पूरा एक हो गया। और एग्जाम में कभी कभी ये आता है कि इस, हालांकि जब ये पार्टीशन हुआ था, बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, तो 1905 में इस विभाजन के बाद ही एक आंदोलन चलाया गया। ये ऑल ओवर आप कह सकते हैं इंडिया तो चलाया गया, अलग अलग नेशन में भी चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में जो भी विदेशी चीजें थी उसका बहिष्कार ऐसे कर किया गया, और फाइनली इसी के ये जो मूवमेंट था इतना बड़ा हुआ कि इसके विरोध में जाकर ब्रिटिशर्स को बंगाल जो उन्होंने उसको डिवाइड किया था उसको एक करना पड़ा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91 आप सभी लोग बताएंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 91, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्स्ट विडो रीमैरिज एक्ट 1856। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि ये एक्ट जो पारित हुआ था, लाइक पास्ड हुआ था, वो कैनिंग के टाइम में था। अब इसमें वो कौन से सोशल रिफॉर्मर हैं इंडियन, आप देख पाएंगे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद या स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद होंगे नहीं। यहाँ पे आपको ये सोचना है कि राजा राम मोहन राय का टेन्योर अलग था। वो 19 वो उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ काफी, आप कह सकते हैं कि उसके खिलाफ इन्होंने एक तरीके से 1821 के बाद से 29 में, हालांकि वो खत्म होती है, सती प्रथा का विरोध किया था और उसके रिफॉर्म के लिए काम किया। लेकिन रीमैरिज के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अहम भूमिका अदा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आप सभी लोग बताएंगे, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ चटगांव आर्मरी रेड। चटगांव आर्मरी रेड में, आप इसको हिंदी में दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट का नायक था? इन्होंने उस इस घटना में इन्होंने चटगांव से क्या, आप कर सकते हैं, आर्मरी जो वहां पे हथियार रखे जाते हैं उसकी लूट की थी। और इसके नायक कौन थे? क्योंकि उस समय रेवोल्यूशन चल रहा था, भारत को आजाद करने के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ युद्ध चल रहे थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सूर्यसेन हो जाएगा। सूर्यसेन ने ही ये
इस घटना को अंजाम दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, हु वर द मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस। आपको बता दें, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, डबल स्टार। ये मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो इससे जरूर बनते हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं, कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे। तो नेता दो ही प्रकार के कांग्रेस में यूजली, जब वो बंटवारा हुआ था सूरत स्प्लिट, तो उदारवादी, और जिसको आप गरम दल के नेता भी कहते हैं, और दूसरे जो कट्टरवादी आप कह लीजिए उनको, जो वो इनके एग्जैक्ट अपोजिट थे। तो आपको पता है कि जब भी हम रेडिकलिस्ट की बात करेंगे, रेडिकल्स की बात करेंगे, गरम दल के नेता की बात करेंगे, गरम दल के नेता, तो उसमें लाल बाल पाल का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, लाल बाल और पाल। लेकिन जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए, और एग्जाम में कभी कभी आपको इवन ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से ऑड फाइंड आउट ऑड्स करना होगा, तो उसी में यही ट्रिक लगाया जाता है, कौन गरम दल के नेता थे और कौन नरम दल यानी उदारवादी नेता थे। तो आपको बता दें, ऑप्शन आप देख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। आपको बता दें, लाल बाल पाल और दो चार लोगों को छोड़ के मैक्सिमम लोग उदारवादी नेता थे, जो कि भारत की स्वतंत्रता तो चाहते थे, लेकिन उनका जो तरीका था वो उदारवादी मॉडरेट वे अपनाकर ये चीजें या इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते थे। और गरम दल के नेता जो थे वो लोग, तुरंत आप कह सकते हैं, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा। तो ये आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ, अब यहाँ पे लिखा अवध हिंद फौज, यहाँ पे आजाद होगा, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की, जो आजाद हिंद फौज सरकार का मुख्यालय कहाँ था, तो वो आपको बताना है। रंगून, यहाँ पे रंगून होगा, रंगून, सिंगापुर, बैंकॉक या जकार्ता। अब ये बात आती है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिश कब हुआ था, फाउंडेड ईयर एग्जाम में आता है तो 1942 में हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अलग वे तरीका अपनाया और वो जाकर एक फौज तैयार किए, और वो कहाँ किए, उसका मुख्यालय कहाँ बनाए, वो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95 आप देख पाएंगे, हु वॉज द फर्स्ट लेडी दैट अनफेयर्ड द इंडियन ट्राई कलर्ड। भारतीय तिरंगे को फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन आप देख पाएंगे, दुर्गा भाभी, भिकाजी कामा या अरुणा असफ अली या कमला देवी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो ट्राई कलर है, भारत का झंडा है आज के समय, उसको फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, आप जानकर भी आपको, या आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे, तो आंसर करेंगे जल्दी से। वो होगा भिखाजी कामा। भिखाजी कामा का नाम आता है कि प्रथम इन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वाज एग्जीक्यूटेड इन इलाहाबाद। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे इलाहाबाद जेल में फांसी पर लटकाया गया? तो ये किसे, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इलाहाबाद जेल में। हालांकि देखिए यहाँ पे इलाहाबाद जेल लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएंगे। अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लिहाड़ी या राम प्रसाद बिस्मिल। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर जो होगा वो होगा रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे। बाय विच नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रंटियर गांधी इज नोन। सीमांत गांधी के संगठन को किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं। तो मैंने आपको पिछले सेट में एक क्वेश्चन कराया भी था, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के सीमाओं से लगे जो भी छोटे बड़े क्षेत्र थे वहां पे उन्होंने अलग अलग तरीके से, आप कह सकते हैं कि आंदोलन किए, अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किए, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी का नाम दिया जाता है, और गांधी जी से बहुत ही प्रेरित थे। ऑप्शन आप देख पाएंगे, इन्होंने, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान ने, गफ्फार खान जी ने, जो इनका संगठन था उसका नाम क्या है, वो काफी फेमस भी है। आप ऑप्शन देख पाएंगे, तो उसका राइट आंसर होगा, वो होगा खुदाई खिदमतगार। राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी आता है कि इन्होंने इस संगठन की स्थापना कब की थी, तो 1920 में ही संगठन की उन्होंने स्थापना की थी।
और बाद में एक खान अब्दुल गफ्फार खान जी को बाद में भारत रत्न से भी नवाजा गया है, तो ये भारत रत्न अवार्डी भी हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 आप सभी लोग देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वाज शॉट डेड इन द एनकाउंटर बाय द ब्रिटिश। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मुठभेड़ में अंग्रेजों द्वारा मारा गया था। हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे चंद्रशेखर आजाद जी की हिस्ट्री, और इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा, जिनके पास आखिरी गोली बचती है। आप मूवी भी देखे होंगे और इजिली कर भी पाएंगे इस क्वेश्चन को। अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 99 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें ये पॉलिटी में भी आ जाता है और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाता है। व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पारित किया गया मतलब कि इस दिन डिसाइड हो गया कि इंडिया को आजाद करना है फाइनली। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा या कोई प्रोसीजर नहीं हुआ था। और ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए है 18 जुलाई 1947, 25 जुलाई, 15 जुलाई या 6 जून। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो आपको बता दें ये जो सारी कार्रवाई होती है ये 3 जून प्लान को माउंटबेटन प्लान जो बना के हो गए कि किस दिन आज़ाद होगा, कौन कौन से क्षेत्र या जो प्रिंसली स्टेट है उनको ये हक रहेगा कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में, मतलब या स्वतंत्र भी रहे। ऐसी सारी वो सारे प्लान वो लेकर जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ब्रिटिश पार्लियामेंट 18 जुलाई, इसका राइट आंसर जो होगा, अगर आप अभी तक नहीं बता पाए तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई 18 जुलाई 1947 को फाइनली उस समय कंसेंट मिलता है कि हाँ ये ठीक है जो ये अधिनियम या प्लान है, और उस प्लान को एक अधिनियम का रूप दे दिया जाता है कि जल्द से जल्द देश को आज़ाद कर दिया जाए। और ये इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, उस समय पीएम कौन था ब्रिटिश का, तो वो थे क्लीमेंट एटली। आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क्लीमेंट क्लीमेंट एटली, ये वहां के पीएम थे। और इनको भी क्रेडिट जाता है भारत को स्वतंत्र दिलाने में, क्योंकि ये पहले से इन्होंने प्रॉमिस कर रखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख पाएंगे, व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। उससे पहले आपको बता दें कि हिंदुस्तान एच रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना, और इसी का नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए कर दिया गया। अब इसकी स्थापना जो मूल स्थापना है वो कब हुई थी, ये आप सभी लोगों को बताना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी से आंसर आप सभी लोग देंगे 1920, 1922, 1924 या 1923। आपको बता दें कि जब सॉरी आप आपको मैंने ये ट्रिक बताया था गांधी जी का, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, असहयोग आंदोलन जैसे ही चौरी चौरा जो कांड होता है उसके बाद वो बंद हो गया। उसमें जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो यंगस्टर्स थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपने वे से भारत को आज़ाद कराने की कोशिश करेंगे, और इन्होंने संगठन बनाया। और ये संगठन कुछ कुछ बुक में आपको 1923 मिलेगा और 1924 भी मिलेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1924। और आपको बता दें ये क्रेडिट किसे जाता है, तो इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने को फाउंड किया, इसको ड्राफ्ट तैयार किया। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद जी इस संगठन से जुड़े हुए थे, और उसके बाद सच्चिदानंद सान्याल जो थे वो भी इस संगठन से जुड़े थे, एचआरए या एचएसआरए इस संगठन से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को देखा। आई होप आपको कुछ नया फैक्ट जरूर जानने को मिला होगा इस क्वेश्चन से, और आप इसके नेचर को भी जान पाए होंगे। अब एंड में मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपका स्कोर कितना रहा इस 25 क्वेश्चन में से, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जिनका भी स्कोर कम आ रहा है वो ध्यान रखें कि जो पिछले प्रैक्टिस सेट हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे जरूर आप देखें, वो आपके लिए हैं। ये ना सोचें कि सर वो पहले का हुआ है। ये इस तरीके के प्रैक्टिस सेट हैं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले भी देख कर जाएंगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। आई होप आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वॉचिंग।